आज मैं आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताऊंगी। जे.डी. वॉटसन और एफ.एच.सी. क्रिक ने डीएनए अणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। इसे वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल बताया, जिसके लिए 1962 में इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इस मॉडल के अनुसार डीएनए में दो श्रृंखला पाई जाती है जो कुंडलित रहती हैं, हेलिकली ट्विस्टेड होती हैं, एक दूसरे के पूरक होती है। प्रत्येक डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। दोनों श्रृंखला के नाइट्रोजन बेस आपस में सहसंयोजक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। एक श्रृंखला में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ व गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ी रहती है। ऐसी श्रृंखला को पूरक श्रृंखला कहते हैं। एडेनिन व थाइमिन के बीच दो हाइड्रोजन बंध व गुआनिन व साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। पूरक श्रृंखला में इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध बनने को पूरक क्षारक युग्मन या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। यद्यपि हाइड्रोजन बंध अपेक्षाकृत काफ़ी दुर्बल होते हैं, परंतु प्रत्येक डीएनए में बहुत से हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। एडेनिन की मात्रा थाइमिन की मात्रा व गुआनिन की मात्रा और साइटोसिन की मात्रा के बराबर होती है। श्रृंखला के मध्य विपरीत ध्रुवीयता पाई जाती है। इस कारण से डीएनए अणु के दोनों श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समानांतर विन्यास में होते हैं, अर्थात किसी अणु के एक स्ट्रैंड एक श्रृंखला का 5' एंड व दूसरे श्रृंखला का 3' एंड के साथ स्थित होता है। डीएनए क्षारकों में हाइड्रोजन बंध बनने के लिए दोनों श्रृंखलाओं का प्रति समानांतर विन्यास होना आवश्यक है। दोनों श्रृंखला एक दूसरे के सापेक्ष राइट हैंडेड या दक्षिणावर्त कुंडल में कुंडलित होते हैं। प्रत्येक कुंडलन का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम है तथा इसका चूड़ी अंतराल या एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक हेलिक्स में 10 क्षारक युग्म या बेस पेयर्स पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड या दो निकटवर्ती एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अंतर या दो निकटवर्ती क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के शर्करा अणु की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए का बहुलक अणु एक सर्पिलाकार सीढ़ी की आकृति का होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा में डीऑक्सीराइबोस शर्करा व फॉस्फेट इकाइयाँ बाहरी रीढ़ बनाती है। यह श्रृंखला के लंबवत उपस्थित होते हैं, जबकि नाइट्रोजन क्षार क्षारक के 90 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। इन दोनों के विपरीत परंतु समानांतर श्रृंखलाओं में फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड के बाहर की ओर, जबकि नाइट्रोजन क्षारक अंदर की ओर व्यवस्थित होते हैं तथा सीढ़ी के सोपान या स्टेप्स बनाती है। युग्मन सदैव एक पिरिमिडिन और प्यूरिन के बीच में होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की प्यूरिन दूसरी श्रृंखला की पिरिमिडिन तथा इस प्रकार प्रथम श्रृंखला की पिरिमिडिन दूसरी श्रृंखला की प्यूरिन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है।
इसमें एडेनिन सदैव थाइमिन से तथा ग्वानिन हमेशा सदैव साइटोसिन से संयोग करती है। यही कारण है कि चेरगैफ ने भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के रासायनिक विश्लेषण में एडेनिन की मात्रा सदैव थाइमिन के व साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर पाई। इस प्रकार एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के क्षार क्रम से दूसरी श्रृंखला के क्षार क्रम का सहज ही निर्धारण किया जा सकता है। मान लीजिए एक श्रृंखला में क्षारों का क्रम TTG है, तो इसके संयोजित दूसरी श्रृंखला में क्षारों का क्रम AAC होगा। प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स क्षारों की निश्चित बंधुता के कारण डीएनए के एक अणु की दोनों श्रृंखलाओं को एक दूसरे के पूरक माना जाता है। डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइडों की संलग्नता। डीएनए अणु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूत्रों में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं जो न्यूक्लियोटाइडों को सूत्रों में संयोजित करते हैं। प्रथम बंध फॉस्फेट मूलक व शर्करा के मध्य, द्वितीय बंध शर्करा व नाइट्रोजन क्षार अणु के मध्य, जबकि तृतीय बंध 2 पूरक सूत्रों की नाइट्रोजन क्षारों के मध्य विद्यमान होता है। फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज अणु के मध्य बंध। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट अणु तथा शर्करा अणु के मध्य एस्टर संलग्नता होती है। इस बंध को फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। इस बंध के द्वारा फॉस्फेट अणु का एक ऑक्सीजन परमाणु डीऑक्सीराइबोज अणु के 5वें कार्बन से संयोजित करता है। इस फॉस्फेट का एक और ऑक्सीजन परमाणु आसन्न न्यूक्लियोटाइड की डीऑक्सीराइबोज के 3' कार्बन से बंधित होता है। इस प्रकार फॉस्फोडाइएस्टर बंध 2 आसन्न न्यूक्लियोटाइडों के शर्करा अणुओं को संयोजित करता है। चित्र नंबर 2 के बी में ये दिखाया गया है कि जो शुगर है वो फॉस्फेट से जुड़ी हुई है, फिर फॉस्फेट वापस शुगर से जुड़ा हुआ है और इस तरफ जो है वो नाइट्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। तो एक बंध तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में है, एक बंध है शुगर और फॉस्फेट के बीच में और तीसरा बंध है फॉस्फेट से शुगर के बीच में। इस प्रकार से तो अब है डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजन क्षार के मध्य बंध। न्यूक्लियोटाइड की शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार अणु भी एक बंध द्वारा संयोजित रहते हैं। सभी नाइट्रोजन क्षारें डीऑक्सीराइबोज शर्करा अणु के प्रथम कार्बन से जुड़ी रहती है। शर्करा की प्रथम कार्बन पिरिमिडिन क्षार के तृतीय कार्बन से, जबकि प्यूरिन क्षार के 90वें कार्बन से बंधित होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूत्रों की नाइट्रोजन क्षारों के मध्य बंध। डीएनए अणु के 2 पूरक सूत्रों की नाइट्रोजन क्षारों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं। एक निश्चित प्यूरिन सदैव एक निश्चित पिरिमिडिन से ही बंधित होती है। एडेनिन क्षार थाइमिन से व ग्वानिन क्षार साइटोसिन से युग्मित होती है। नाइट्रोजन क्षार के 2 अणुओं का एक युगल 10.7 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। एडेनिन तथा थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये बंध दोनों क्षारों के 6' तथा 1' स्थलों के मध्य जुड़े होते हैं। साइटोसिन व ग्वानिन के मध्य हाइड्रोजन के 3 बंध होते हैं जो इनके 6' और 1 कार्बन संख्या 6 और कार्बन संख्या 1 तथा 2 स्थलों के मध्य जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंध अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं, लेकिन संख्या में अधिक होने से ये डीएनए के 2 सूत्रों को संयोजित रखने में सफल होते हैं। दुर्बलता के कारण ही हाइड्रोजन बंध
डीएनए अणु की पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन के समय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा आसानी से टूट जाते हैं। अब है डीएनए की दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का कुंडलन किस प्रकार से होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के एक सिरे पर स्थित शर्करा का तृतीय कार्बन तथा दूसरे सिरे का 5' कार्बन स्वतंत्र होता है। इन दोनों स्थलों पर फॉस्फेट अणु जुड़े नहीं होते हैं। श्रृंखला के इन सिरों या एंड्स को क्रमशः 3' एंड या 5' एंड कहते हैं। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं परस्पर सर्पिल रूप से कुंडलित होती है। श्रृंखलाओं के मध्य विपरीत ध्रुवीयता या ऑपोजिट पोलैरिटी पाई जाती है। इस कारण ये एक दूसरे से इस प्रकार विन्यासित होती है कि एक श्रृंखला का 3' सिरा दूसरी श्रृंखला के 5' सिरे के समीप स्थित होता है। अगर एक श्रृंखला 3' 5' दिशा में बढ़ती है तो दूसरी श्रृंखला 5' 3' दिशा में बढ़ेगी। इन श्रृंखलाओं के न्यूक्लियोटाइडों के फॉस्फेट मूलक डीऑक्सीराइबोज अणु के बाहर की ओर तथा नाइट्रोजन क्षार भीतर की ओर उन्मुख होते हैं। डीएनए के दो सूत्रों को क्रमशः ऋणात्मक व धनात्मक या वाटसन व क्रिक सूत्र कहते हैं। विलिकिंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी अध्ययनों द्वारा डीएनए अणु की द्विकुंडलिनी संरचना की पुष्टि की।